बहस हो सकती है, मगर यहाँ पर मामला बड़ा मुख्तलिफ है। सजाद तरीन साहब, बहुत से मामला, बहुत सी बातें हुई हैं अभी भी। मेरा सवाल ये है कि ये कुछ वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट्स हैं आज की, उसमें एक उन्होंने बात की है कि बार बार वही, आपके दिल में होगा, अपोजिशन ये बात करती रही है कि हुकूमत जो है वो NRO दे रही है। और अब बिलावल ने बड़ा गरज बरस कर कहा कलभूषण केस के हवाले से, ऑर्डिनेंस के हवाले से कि NRO दे रही है, मलम जबा में NRO दिया, बाकी मिलियन ट्री जो केस था उसमें। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन जो है वो NRO मांग रही है। ये वही गुफ्तगू है मेरे ख्याल में जो पहले भी वो करते रहे हैं, आज फिर उसको रिपीट किया गया कि अपोजिशन NRO मांग रही है। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी प्राइम मिनिस्टर के पास ये अख्तियार हो कि वो किसी को NRO दे सके। और अपोजिशन जो है वो, उनको भी पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो NRO देने के, अपोजिशन को देने के ना मूड में है ना वो दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन अब NRO क्या मांगेगी। 2 साल हो गए हैं, अपोजिशन की तमाम जो बड़ी लीडरशिप है वो जेल में है, जेल में आके ज़मानतों पर है। चाहे वो सदर आसफ अली जरदारी साहब हों, उनकी बहन फरियाल तालपुर हो, मियाँ नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज साहबा हों, शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज अभी अंदर हैं, खुर्शीद शाह अंदर हैं, शाहिद खाकान अब्बासी पर केस है, ज़मानत पर हैं, और एहसन इकबाल साहब जो हैं वो ज़मानत पर हैं। तो अब अपोजिशन ने तो भुगत लिया ना 2 साल जो भुगतना था। अब अपोजिशन NRO क्यों मांगेगी? देखिए, NRO, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं NRO, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को NRO अपोजिशन को दें या न दें, इससे आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है। उनको फौरी तौर पर अपनी हुकूमत में ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिले, आम आदमी जो मुश्किलात हैं वो कम हो। आम आदमी को कोई गर्ज नहीं है कोई NRO मांगे, NRO दे या ना दे। हम जो अपने बार ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों से जब मिलते हैं तो लोग ये अपनी मुश्किलात बताते हैं। कोई आदमी कहता है जी चीनी नहीं मिल रही, कोई कहता है जी दवाइयाँ नहीं मिल रही, कोई कहता है जी सरकारी अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए गए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी के लिए ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए दरख्वास्त करता हूँ कि वो अवाम के लिए NRO पर कोई गौर करें, कि अवाम को कोई NRO दें कि अवाम को कोई फायदा हो, आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। देखें, नहीं, NRO आप दरख्वास्त कर रहे हैं हुकूमत अवाम को NRO दे, तो अपोजिशन से भी तो ये दरख्वास्त हो सकती है कि आप भी अवाम के लिए NRO मांगे। देखें, मैं समझता हूँ कि जो शुरू में मैंने बात की, ये जो निज़ाम है, ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, इस निज़ाम में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक फ्रेमवर्क में काम कर रही हैं। किसी के पास कोई मुतबादल अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी की, आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने भी सुनी, क्या अपनी उस तवील 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मुआशी मुतबादल के तौर पर क्या होगा। इस वक्त जो मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी है, इसको पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है, वो किस प्लान के तहत देंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये एक हुक्मरान क्लास है जी, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, ये इन लोगों का एक क्लास है, एक तबका है। ये अपने तबके के लिए काम करते हैं, गरीब आवाम के लिए कोई काम नहीं करती। आप बताया जाए कि किस अपोजिशन पार्टी ने, क्या नून लीग ने कोई मुतबादल के तौर पर बताई ये चीज़ें? नून लीग भी अपनी पिछली कहानियाँ सुनाती हैं कि हमने मोटरवे बनाए, हमने फलां किया, हमने ये किया। भाई आप ये बताएं, इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, उन मसाइल का हल क्या है आपके पास? वो क्या निज़ाम होगा जिससे लोगों की मुश्किलात कम होंगी? मैं समझता हूँ किसी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, अवाम के लिए कोई मुश्किलात कम करने का कोई मंसूबा नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये सरमायादारा निज़ाम जो है ये गल सड़ गया है और इस निज़ाम में अब सकत नहीं है। इस निज़ाम के तहत आप किसी को भी हुकूमत में बिठा दें, अवाम के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। चलें, ये तो एक मामला हुआ ना कि दोनों की कारकर्दगी पर बहरहाल सवालिया निशान है। जो उनकी जिम्मेदारी थी वो अदा नहीं कर रहे, और हुकूमती जिम्मेदारी तो वैसे ही इस वक्त बच्चे की जुबान पे जो सूरत हाल है। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो मेरे ख्याल में फिर से हुकूमत की जो तारीफ होगी वो इस मुल्क का बच्चा कर रहा होगा। लेकिन आज शिबली फराज साहब ने फिर कुछ सवाल उठाए हैं। वज़ीर आज़म NRO की बात कर रहे हैं, और आपको पता है वो फैट ऑफ बिल के हवाले से जो गिव एंड टेक की बात हमने गुज़िश्ता रोज़ भी की, उस तनाजुर में कर रहे थे।
शिबली फराज साहब फिर वो बात ले आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो बनी गाला का घर लिया, बाकी चीज़ें वो पूरी मनी ट्रेल के साथ था, लीगल तरीक़ाकार है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? उनके पास अखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो करप्शन के खिलाफ बात करें। वो उन्होंने सवाल उठाए हैं सरे महल जो है उसके हवाले से आपके पास क्या है, क्या वो किस पैसे से बना? ओमनी ग्रुप के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए हैं, स्विस बैंक अकाउंट्स के हवाले से सवालात आज फिर से उठाए गए हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, ये आपने जो सिरे महल की बात की, स्विस अकाउंट्स की बात की, ये केस जो है वो आसफ अली जरदारी साहब के खिलाफ 10 साल चला, वो जेल में रहे। और सैफुर रहमान जो है वो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन थे और हसन वसीम अफजल उनके साथ थे। शहजाद अकबर साहब उनके भी असिस्टेंट थे, हसन वसीम अफजल साहब के, ये उनके साथ थे और ये केस बनाते रहे और चलाते रहे। ये तो मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब को आज शहजाद अकबर साहब से पूछना चाहिए था कि उन तमाम केसों में आसफ अली जरदारी कैसे बरी हुए। देखें, न सिर्फ वो बरी हुए बल्कि वो इन मुकदमात से बरी होने के बाद इस मुल्क के सदर बने। वो कैसे बन गए, आप मुझे ये बताएं। वो तो इनको अपने नैब वालों से पूछना चाहिए था कि क्या वजह थी। अब जो ओमनी ग्रुप है, ओमनी ग्रुप के हवाले से आसफ अली जरदारी को जोड़ा जा रहा है, जबकि आसफ अली जरदारी इस बात पर बहुत मरतबा ये कह चुके हैं कि उनका ओमनी ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ओमनी ग्रुप की जो करप्शन है, जब ये अगर उन्होंने कोई करप्शन की है और उन्होंने कोई 2 नंबरी की है, लूट मार की है, तो बजाय शिबली फराज साहब ये आकर बताएं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और शहजाद अकबर साहब को भी अपने पहलू में बिठाएं, ये कोर्ट्स में क्यों नहीं करते? ये अनवर मजीद जो उसके इंचार्ज हैं, जो उसके मालिक हैं, जो कागज़ों में सब चीज़ उनके नाम है, उनके खिलाफ ये क्यों नहीं कोर्ट में पेश करते? और अब ये मेरे ख्याल में 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस केस को आए हुए, तो अभी तक जो है वो उनके खिलाफ केस साबित क्यों नहीं हुआ, कोर्ट में उनको सजाएं क्यों नहीं हुई, ट्रायल मुकम्मल क्यों नहीं हुआ? यही वो क्वेश्चन है जो जस्टिस बाकर ने अपने फैसले में उठाए हैं कि ये केस बना देते हैं और अगले आदमी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, और जब वो बड़ी कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां से वो बरी हो जाते हैं, लेकिन उस दौरान उनकी करैक्टर असैसिनेशन तो होती रहती है। जैसे आज भी सिरे महल की बात की गई, जबकि सिरे महल से तो आसफ जरदारी साहब बरी हो चुकी हैं और वो साबित भी नहीं हुआ कि वो उनका है। इसी तरह स्विस अकाउंट जो है उनका भी साबित नहीं हो सका। देखें, बात यह है कि ये मुकदमात जो हैं ये इनके फैसले प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नहीं होते, इनके मुकदमात के जो फैसले किसी सड़कों पर नहीं होते, किसी वीडियो क्लिप के जरिए नहीं होते, ये अदालतों में होते हैं और अदालतों में सबूत पेश किए जाते हैं। जब अदालतों में शहादतें पेश की जाती हैं और जो बड़ी अदालतें हैं वहाँ लॉ पॉइंट्स पे बात की जाती है। ठीक है, तो ये आप कहते हैं इनको कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन उसी के साथ ये भी एक सवाल है कि अगर वो कोर्ट में जाएं तो जो अपोजिशन और बिलखसूस जरदारी साहब जो इस केस से बरी हो चुके हैं, उनके ऊपर फिर अगर वो समझते हैं कि कीचड़ उछाला जा रहा है, तो वो भी तो अपने ऊपर जो तौहीन का मुकदमा है वो चलाया जा सकता है, वो भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मैं आपका जवाब लेता हूँ, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ, इसका जवाब लेता हूँ अभी, चूंकि हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद यही से बात करेंगे इसी सवाल से कि अगर कोर्ट में हुकूमत को जाना चाहिए इन मामलात पर करप्शन के, तो फिर अपोजिशन पर जो कीचड़ उछाला जाता है वो भी सिर्फ बयानात का सहारा लेते हैं, उनको क्या करना चाहिए? हमारे साथ रहिएगा।